मादरे वतन को आज़ाद हुए आज तकरीबन 74 साल होने जा रहे हैं। ये आने वाले 15 अगस्त इसी महीने को 74 साल मुकम्मल हो जाएगा देश की आज़ादी का। मगर जब हम इस 74 साल के दरमियान में जब हम नज़र डालेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो हमें शुरू में दो पार्टी दिखाई देगी। एक का नाम जनसंघ था, दूसरे का नाम कांग्रेस था। पहले हमारा वोट लेने के लिए हमें डराया गया जनसंघ से कि हमें वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वरना जनसंघ आ जाएगी। अगर जनसंघ आ गई तो आपको इस देश से निकाल दिया जाएगा। तरह तरह के डराया जाता था। हालांकि हमने जनसंघ को कभी नहीं वोट दिया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बाप दादा ने जनसंघ को कभी नहीं वोट दिया। जिस तरीके से आज केवल और केवल अगर कोई है तो मुसलमान है जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, उसके अलावा कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी जात के लोग, हमारे धर्म के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। अगर ये कोई कह सकता है तो केवल और सिर्फ मुसलमान कह सकता है कि हम लोग वाकई सेकुलरिज्म है, जो अपने कंधों पे सेकुलरिज्म का बोझ थामे हुए हैं और उठाए हुए हैं। हमारे अलावा ये जुमला कोई नहीं कह सकता है। यही चीज पहले कही गई। तो मैं आप लोगों को एक फिक्र दिलाना चाहता हूं कि अगर जब हम जनसंघ को हराए और जनसंघ को वोट नहीं दिए तो 450 दंगे हमारे खिलाफ बड़े बड़े कैसे हो गए। मुरादाबाद का दंगा जनसंघ तो नहीं करवाए, मेरठ का दंगा तो जनसंघ ने नहीं करवाया, मलियाना का दंगा जनसंघ ने नहीं करवाया, भागलपुर का, मुंबई का, भिवंडी का, जितने भी हैं 450 दंगे हैं। मैं कहां तक नाम लूं, कहां तक गिनवाऊं। जनसंघ हुकूमत में नहीं थी, जनसंघ ने नहीं करवाया। फिर ये कैसे दंगे हो गए? इस चीज पे हमें सोचने की जरूरत है। और इस देश में हमारे इसी देश में दो कम्युनिटी के लोग हमारे अपने दरमियान, यानी एक हमारे जो हैं वो साउथ के लोग और एक इधर दक्षिण के लोग, दो कम्युनिटी में हम लोग बढ़ गए। साउथ के लोगों ने अपनी पार्टी को अपनाया, अपने झंडे को अपनाया, अपने नेतृत्व को अपनाया। तो हुआ ये कि साउथ की आप तहरीक उठा करके और तारीख उठा करके देख लीजिए कि 74 साल के अंदर हैदराबाद में कितने दंगे हुए, 74 साल के अंदर केरला में कितने दंगे हुए, 74 साल के अंदर जो और अगल बगल के आबादियां वहां पर कितने दंगे हुए। तो आपको गिनती के और मामूली के दंगे नजर आएंगे। 1949 के जो पुलिस एक्शन के नाम पे गुंडागर्दी हैदराबाद में हुई थी, उसके बाद जो अभी चंद साल पहले मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, उसके अलावा कोई दूसरी नजीर नहीं मिलती है। और वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में उससे कई गुना ज्यादा बड़े हर साल दंगे हो रहे हैं। क्या वजह हुई? वजह ये हुई कि उन्होंने सोच विचार किए, उन्होंने सोचा, परखा, देखा, और हमसे कई गुना ज्यादा वो शिक्षित भी हैं। आप देख लीजिए केरला की परसेंटेज 96 पॉइंट, और कुछ लोग वहाँ शिक्षित लोग हैं, और हमारे यहाँ शिक्षित कितने हैं? 20-25 पॉइंट। टोटल की बात बता रहा हूँ। और हमारे अपने लोग कितने शिक्षित हैं? 2-4-5 पॉइंट। यानी इंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीए के अलावा जो पढ़े हुए हैं उनकी आप देखिए। तो ये हाल हमारा है कि हमने लोगों के कहने के हिसाब से वोट दिया, खुद की हमारी रिसर्च नहीं हुई। जब खुद की हमारी रिसर्च नहीं हुई तो इसी देश में दो तरह का मामला हुआ। साउथ के लोगों ने मुस्लिम लीग को अपनाया या और दूसरी छोटी बड़ी पार्टियों को अपनाया, जो उनका अपना झंडा था, उनका अपना डंडा था, उनकी अपनी पार्टी थी। तो ये हुआ कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई। उनके लोगों को राह चलते हुए लिंचिंग नहीं कर दी गई, उनके यहाँ बम ब्लास्ट नहीं हुए, उनके यहाँ किसी के घर में घुस करके बीफ के नाम पे नहीं मार दिया गया उनको। क्यों? क्योंकि वो मजबूत थे, उनकी आवाज उठाने वाले लोग थे। और हमारे यहाँ क्या हुआ? हमने 2007 में पूर्व बहुमत के साथ मायावती को विराजमान किया। हमने ये सोच के विराजमान किया था कि मायावती का लाइन और ऑफ ऑर्डर बहुत अच्छा है, यानी कानून के बालादस्ती को उनकी बहुत मजबूत पकड़ है।
हमारे साथ वो नाइंसाफी नहीं करेंगी। अगर हमें कुछ देंगी नहीं तो हमारी जान माल इज्जत आबरू की कम से कम हिफाजत करेंगी। हुआ क्या कि बेगुनाहों की धड़ाधड़ 2007, 2008, 2009 आजमगढ़ में, आपके मुरादाबाद में, आपके कानपुर में, आपके लखनऊ में, आपके बगल के जौनपुर में बेगुनाह लोगों को उठाया गया। हकीम तारिक को उठाया गया, मौलाना खालिद को उठाया गया, खालिद मुजाहिद को उठाया गया, मौलाना वलीउल्लाह को उठाया गया। इस तरीके से न जाने कितने लोगों को उठाया गया। और क्या उठाने के बाद कहें, उठाए हैं हकीम तारिक को सराय मीर से, किसी को उठाए हैं तकिया कला से, किसी को उठाए हैं फूलपुर से, किसी को उठाए हैं कहीं अगल बगल के क्षेत्रों से, किसी को दिखाएं बाराबंकी में, किसी को दिखाएं भोपाल में, किसी को दिखाएं लखनऊ में, असलहे के साथ ये पकड़े गए। किनकी सरकार थी? मायावती की सरकार थी। इल्जाम क्या लगा? इंडियन मुजाहिदीन है, इंडियन टेररिस्ट हैं, ये सीमी के लोग हैं। इस वक्त एक सीमी का प्रोपेगेंडा अपनाया गया था, उठाया गया और उठाने के बाद आज भी बेचारे सब जेल में सड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि जिस मकसद के लिए हम मायावती को कामयाब किए उस मकसद में हम नाकाम हो गए, तो हमने दोबारा एक दूसरे भैया को चुना। 4.5 फीट के मुलायम सिंह को हमने दोबारा विराजमान किया और पूर्ण बहुमत के साथ किया और पिछले से ज्यादा हमने सीट इनको दी। मगर क्या हुआ, 2012 में हमने कामयाब किया तो 2013 में भारत का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर हुआ। भारत का सबसे बड़ा दंगा हुआ है। मलियाना उतना बड़ा दंगा नहीं हुआ था, भागलपुर का उतना बड़ा दंगा नहीं हुआ था। जिस वजह से मोदी बदनाम है गुजरात के 2002 दंगे की वजह से, उतना बड़ा 2002 का दंगा नहीं हुआ था। 2002 के दंगे में मरने वालों की संख्या टोटल 2000 है। आप नेट पे सर्च मार करके देख लीजिए। और मुजफ्फरनगर में सिर्फ बेघर जो सिर्फ लोग हुए हैं उनकी तादाद 10 लाख है। मरने वालों की कोई संख्या नहीं है। ये है तो हमने सोचा ही नहीं कि एक पैमाना अगर जो हमारा दुश्मनी का, हमारे दुश्मन समझने का है, वही पैमाना अगर जो किसी दूसरे का, तो हमने उस पैमाने से उसको नापा नहीं। अगर 2002 के दंगे की वजह से मोदी हमारा खुला दुश्मन है, तो 2013 के दंगे, 2016 के दंगे, 2014 के दंगे की वजह से अखिलेश कैसे हमारा मसीहा हो गया? कैसे मसीहा हो गया? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पैमाना दोनों का एक ही है, बस फर्क ये है कि एक बहरूपिया है और एक छुपा हुआ है। एक दिखावा कर रहा है, एक दिखावा नहीं कर रहा बल्कि करके दिखा रहा है। ये फर्क है। आप 2012 से लेकर के 2017 का देख लीजिए कि मुसलमानों के सिर्फ ऊपर 450 दंगे हुए हैं। टोटल 2012 से 17 तक मरने वालों की जितनी संख्या है उसमें 95% मरने वालों की संख्या मुसलमानों की है। 95% मरने वालों की संख्या मुसलमानों की है। और आप योगी जी का कार्यकाल देख लीजिए। मेरा कहने का मकसद नहीं कि ये बढ़िया आदमी है, ये ठीक ठाक है। कहने का मकसद ये है कि हमने दुश्मन को पहचाना नहीं, दोनों हैं। बस ये फर्क है कि एक खुला है, एक छुपा है। खुला जो है वो कम और जाहिरी नुकसान पहुंचा रहा है और छुपा जो है वो बातनी और ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहा है। 3 तलाक का मुद्दा हुआ, उसकी वजह से हम बीजेपी का विरोध किए। सीए एनआरसी का मुद्दा हुआ, हमने बीजेपी का खुल के विरोध किया। इसी तरीके से 370 कश्मीर के धारा हटाए जाने का मुद्दा हुआ, हमने खुल के विरोध किया। हमसे मुराद तमाम मुसलमान भाई खुल के विरोध किए। मगर मैं आप लोगों को एक फिक्र देना चाहता हूं। मान लिया जाए इनकी लोकसभा में अक्सरियत है, बीजेपी की लोकसभा में अपनी अक्सरियत के साथ ये लोग बिल पास करा लिए, मगर राज्यसभा में तो इनकी अक्सरियत नहीं है। राज्यसभा में बिल कैसे पास हो गई? ये चीज सोचने की जरूरत है। राज्यसभा में जो नाम निहाद सेकुलर हैं, जो ढोंगी पार्टियां हैं, जो मुसलमानों की हितैषी का दिखावा करने वाले लोग हैं, उनकी अक्सरियत है। मगर जब आप देखेंगे तो खुला अगर जो किसी ने सपोर्ट किया सबसे पहले तो ममता बनर्जी है, जो मुसलमानों के नजदीक आज भी सबसे ज्यादा सेकुलर लेडी है। हालांकि वे ब्राह्मण है, ये लोग जानते भी नहीं है। दूसरे नंबर पे किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो मायावती ने किया है।
इसके अलावा शरद पवार ने किया है। ये तमाम के तमाम सेकुलर बड़े चेहरे माने जाते हैं। खुला सपोर्ट किया है, विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। और उसके अलावा जो दूसरे बचे हुए लोग थे, वो तमाम बचे हुए लोग या तो गैर हाजिर होकर के उसका सपोर्ट किए, या तो वॉक आउट कर दिए, पार्लियामेंट को वॉक आउट करके सपोर्ट किए। मामला ये हुआ कि दोनों के दोनों बराबर के मुजरिम हैं, क्योंकि एक बिल को लाया, दूसरा पास करवाया, दोनों बराबर के शरीक हैं। मगर हमने रिसर्च नहीं किए, हम पढ़े नहीं, हमें देखा नहीं। न देखने की वजह से, न पढ़ने की वजह से, न गौर फिक्र करने की वजह से हमारा पैमाना 2 हो गया। उसी दोहरे पैमाने की वजह से आज हम इस हालत तक पहुंचे हैं। वरना अकलियत में सिर्फ हम नहीं हैं, सबसे बड़ी अकलियत हमारी है। 22 से 24% हमारी है। मगर अकलियत में को सबसे कोई छोटा है तो जैन है, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं। उनका अब लेवल देख लीजिए। अगर जो 22% वाले जो 1947 में 37 पॉइंट सरकारी नौकरी में थे, तो जो 0.5 है, जो आधा % है, जो 2% है, जो 1.5% है, उनका कैसे ग्राफ बढ़ करके 8% नौकरी में हो गया। उनका ग्राफ बढ़ करके कैसे 5% हो गया, जिनकी आबादी ही आधा % है। और जिसकी 37% उस वक्त थी आबादी, जिसकी 37% नौकरी में उस वक्त हिस्सेदारी थी जब देश आजाद हुआ था, जिसकी आबादी यहाँ पे 22 से 24% है, उसका ग्राफ 37 से बढ़ करके कैसे आधा % पे आ गया। ये चीज सोचने की जरूरत है। जब तक हम गौर फिक्र नहीं करेंगे, जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे साथ इसी तरीके से दोहरा मेयार होगा। वरना हम देख लें, जिसको हमने मसीहा समझा, जिसके कहने पे हमने समाजवादी को या दूसरे लोगों को वोट दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या हाल हुआ। 2017 में यह इल्जाम लगाया गया कि तुम्हें वोट नहीं दिलवा पाए हमको, इस वजह से ये इल्जाम लगा करके उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। नसीमुद्दीन जो पूरी कुर्बानी थी, जो पूरी ईमानदारी थी, वो साइड कर दी गई। पार्टी के संस्थापक आजम खान बिस्तरे मर्ग मेदांता में अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है।